नमस्कार। सूरबहार एक परिवार इस समूह पर उपस्थित सभी साथी कलाकारों एवं गुरुजनों को मैं विलास सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और सूरबहार एक परिवार यह समूह आप सभी के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां चलाता है जिसके माध्यम से हमारे इस नेत्रहीन क्षेत्र में काम करने वाले जो कलाकार है, मान्यवर है, उनका परिचय भी इस समूह के माध्यम से हम आपसे कराने की कोशिश करते हैं। सूरबहार के सितारे यह एक उसी का माध्यम है जो कि चौथे रविवार को समूह के ओर से आयोजित किया जाता है। इस सत्र के माध्यम से हम महीने में एक बार समूह पर उपस्थित छोटे या बड़े सामान्य कलाकार से आपको रूबरू करवाते हैं, उनका साक्षात्कार सुनाते हैं ताकि समूह पर उपस्थित अन्य कलाकारों को कुछ प्रेरणा मिले, उनका जीवन संघर्ष क्या है पता चले, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, उनके अनुभव हमें मालूम पड़े ताकि हम भी उन्हीं की तरह अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करें। यही इसका मकसद होता है। तो मैं हाजिर हूँ सूरबहार के सितारे इस प्रोग्राम को लेकर आप सभी के समक्ष। दोस्तों, आज सूरबहार के सितारे इस महफिल में मैं आप सभी से एक ऐसे कलाकार को आपसे मिलवाना चाहता हूं जो कि एक संगीत क्षेत्र में बहुत ही बड़ी हस्ती है, कुछ अच्छी जानकारी रखते हैं। इतना ही नहीं तो जो कराओके ट्रैक होते हैं या फिर स्टार मेकर जैसी जो हम ऐप्स यूज करते हैं उसकी भी पूरी जानकारी ऐसे रखने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित है। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारे आज के जो सूरबहार के सितारे हैं ये अपने आप एक ऐसी मंजिल पर खड़े हैं जहां पर उनका खुद से लड़ना शुरू है। अपने जीवन संघर्ष के साथ साथ अपने आप से लड़ना एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा मुकाबला ये आज कर रहे हैं। हम सबको ये आपको बताते हुए बड़ा ही दुख होता है, लेकिन क्या करें, अपने अपने नसीब में जो आता है उसको आगे ले जाकर जीवन में अच्छा करने की कोशिश हर कोई करता है और करना चाहिए। आज के सूरबहार के सितारे जो हमारे बीच उपस्थित है, मैं इनके लिए दो लाइन सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐ खुदा तू हंसकर मुझे बुला ले, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। ऐ खुदा तू हंसकर मुझे बुला ले, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। लेकिन तू मेरा इम्तिहान ना ले, मैं तो हंसकर मुसीबतों से पार कर जाऊंगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी बसर करने वाले कलाकार आज हमारे बीच उपस्थित है। और आज के हमारे सूरबहार के सितारे हैं इंदौर मध्य प्रदेश से हसन अली जी। नमस्ते हसन अली भाई। नमस्कार नमस्कार विलास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका कि जी आपने जी लायक समझा और इस प्रोग्राम के लायक मुझे जाना और आप ये साक्षात्कार ले रहे हैं।
थोड़ी आपकी आवाज जी क्लियरिटी नहीं मिल रही है थोड़ा। जी जी, अब आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बात ऐसी है कि ये देखो, ये साक्षात्कार बड़े ही समय पर हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं हसन अली भाई। जी 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 मुझे भी शाम को पुणे निकलना है, आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे जी जी। तो, लेकिन उसमें से भी आपने जो समय कीमती हमको दिया है उसके लिए तो सबसे पहले आपको मुझे बहुत धन्यवाद देना चाहिए पूरे परिवार की ओर से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अब हम सब अपने दोस्तों के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो जी चलो शुरू करते हैं हसन अली भाई। जी जी आ, मुझे ये बताइए हसन अली जी कि मैं तो उस बातों पर बाद में जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपका रहना खास कहाँ पर है, और अभी परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं, क्या करते हो अभी फिलहाल आप? बात ये है विलास भाई के 5 फरवरी 1976 को मेरा जन्म मध्य प्रदेश की बदनावर तहसील के एक बखतगढ़ नामी छोटे से गांव में हुआ। जी और गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन जॉइंट फैमिली थी हमारी। उस समय हमारे दादी दादा और पिता और 2 चाचा जी। और हमारी फूफियां थी हमारे साथ। अच्छा। तो मेरा जो है तकरीबन 82-83 तक का समय जो था वो मेरे अपने पुश्तैनी गांव बखतगढ़ में ही बीता। अच्छा। उसके बाद जब मेरे पापा को मेरे मामू ने जो है वो दुबई बुलवाया, हाँ जी। तो फिर हम लोग जो है वो हमारे ननिहाल यानी राजगढ़ आ गए। धार जिले का ये एक कस्बा है छोटा सा, जी। बखतगढ़ से थोड़ा डेवलप और बड़ा है। हम्म। तो चूंकि बखतगढ़ एक छोटा सा गांव था, वहाँ पढ़ाई लिखाई की इतनी कोई फैसिलिटी थी नहीं अच्छा। उस समय। क्योंकि हम लोगों में क्या है कि मदरसा की उर्दू तालीम ये बहुत मायने रखती है। यानी जी। पहले आपको ये देना लेना है दीनी तालीम, उसके बाद फिर आपको दुनिया की पढ़ाई करना होती है। वो मदरसे की तालीम के लिए और थोड़ा हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा हो, हम्म। इसके लिए फिर हमारे मम्मी पापा हमको यहाँ लेकर आए राजगढ़। अच्छा। और पापा 83 में जो है वो दुबई चले गए। हम्म। तो 83 से लेके 2010 तक हम्म। 27 साल का एक बड़ा अरसा मैंने अपने ननिहाल में गुजारा। जी। और उसके बाद फिर 2010 को हम लोग यहाँ इंदौर शिफ्ट हो गए, क्योंकि अच्छा। जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ 2006 में, अच्छा। तो उसके बाद राजगढ़ में मेरा मन नहीं लगता था। हम्म। तो यही सब और जितने भी हमारे जो रिलेटेड थे वो सब इंदौर शहर में ही रहते थे। तो हमारे मामू ने ये सोचा कि भाई जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज वगैरह है उनको बेच बाच के हम इंदौर में जो है वो एक मकान लेके और वहां पर अपनी जिंदगी बसर करें। जी। 2010 को हम लोग जो है वो इंदौर आ गए। अच्छा। लेकिन इन 27 साल के अरसे में 90s तक मैं राजगढ़ में रहा, मदरसे की पढ़ाई वगैरह की। हम्म। उसके बाद फिर मैं कुछ समय डॉक्टर हेलन केलर ब्लाइंड स्कूल प्रकाश नगर में रहा। अच्छा। वहाँ पर 5वीं से मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिला था, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर हम हम्म। पापा के दुबई जाने के बाद एक अच्छी पोजीशन में आ गए थे। उस समय तो कुछ अच्छी मतलब हमारी स्थिति थी, हम्म। तो वो वातावरण जो है हमें सूट नहीं कर पाया। हम बीमार वगैरह हो गए और उसमें इलाज में हमको अरसा इतना हो गया कि वो स्कूल से मेरा नाम कट चुका था। अच्छा। बाद में फिर मध्य प्रदेश क्रिश्चियन कल्याण संघ 92 में किला मैदान में वहां से मैंने हैंडलूम की ट्रेनिंग ज्वाइन की और वहीं से फिर प्राइवेट पढ़ाई वगैरह की। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो 96 में फिर राजगढ़ में ही मैंने अपना एक कैसेट रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया। अच्छा। मैंने कुछ साइटेड दोस्तों की हेल्प से। हम्म। तो पैसों की मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, जब भी पापा से जितना मांगता था मुझे मिल जाता था। जी। और मैं सबसे उनका लड़का भी था, यानी मुझे पापा का बहुत प्यार दुलार और बहुत पैसा मुझे मिला है। अच्छा। तो अभी आपके फैमिली में कौन कौन हो आप? अभी हम
जो है मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा छोटा भाई है और मेरी माता जी है। अच्छा। तो 96 में जब मैंने ये अपना काम शुरू किया तो 2002 तक तो ये काम अच्छा चला, लेकिन उसके हम्म बाद फिर सीडीज वगैरह के दौर आ गए, वगैरह जो है वो बंद होती गई। हालांकि हम्म। 99 में मेरे पास कंप्यूटर आ चुका था, लेकिन उस समय मैं इतना जानकार नहीं था कंप्यूटर का। जी। थोड़ा बहुत ही काम मैं कर पाता था। अच्छा। लेकिन बाद में 2002 के बाद फिर मेरा जो है वो काम हुआ, जब मुझे पहली बार कराओके के बारे में पता चला हम्म कि कराओके जो है वो इस तरह की चीज होती है कि जिससे आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाता है किसी भी गाने का, और उसमें आप अपनी आवाज दे सकते हैं। हम्म। तो 2002 में मैंने आहूजा का एक साउंड मिक्सर खरीदा था हम्म अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए कराओके के ऊपर, क्योंकि कराओके के उस समय मैंने बहुत सारे कैसेट्स खरीद लिए थे। हाँ। और इंदौर से ही मैं सामान लेने जाया करता था अपना। हम्म। तो उस मिक्सर को लेने के बाद फिर बाद में मुझे एक और आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने इलेक्शन पब्लिसिटी और लोगों के जो एड होते हैं ऑडियो विजुअल में वो भी हम बनाए। तो वो काम भी मेरा अच्छा चल निकला, क्योंकि मिक्सर था तो जाहिर है मुझे चूंकि रेडियो एडिटिंग, म्यूजिक एडिटिंग और इन चीजों का शौक भी था पहले से ही। उस समय मुझे कंप्यूटर से फेड इन फेड आउट ये सब चीजें नहीं आती थी, तो मैं मिक्सर से सारा काम किया करता था। अच्छा। और जहाँ पर म्यूजिक मुझे कम करना होता था वहां उसके वॉल्यूम से उसको कम करके और इस तरह से वो करता था कि जैसा लगे कि एक पूरी कंप्यूटराइज हमने रिकॉर्डिंग की। एडवर्टाइज से मुझे थोड़ा अच्छी मेरी कमाई होने लग गई, और कराओके पे भी मुझे फिर स्टेज शोज वगैरह भी मिलने लग गए। अच्छा। और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर का भी मैं जानकार होता गया। और 2010 तक इस तरह से मेरा मामला जो है वो राजगढ़ में चलता रहा अच्छे से। जी जी। 2010 के बाद जब हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद फिर यहाँ काफी तरक्की मेरी हुई। यहाँ फिर सोशल मीडिया से भी रूबरू हुआ। हाँ। 2014 में मैंने पहली बार जो है वो व्हाट्सएप चलाया। उस समय टच कीपैड मोबाइल होते थे नोकिया के। जी बराबर। E5 और इस तरह के एंड्रॉइड भी होते थे, लेकिन उस समय मुझे नहीं आते थे चलाने। और मुझे थोड़ा डर भी होता था जी कि एक जैसी स्क्रीन, उसमें कोई बटन वटन होते नहीं थे, हम कैसे चलाएंगे, ये थोड़ा सा ये चीजें होती थी। तो अच्छा। 2016 तक तो मैं एंड्रॉइड पे आया ही नहीं था। इस बीच कंप्यूटर का मास्टर हो चुका था। कंप्यूटर की गोल्ड वेव, साउंड 4, एडोबी ऑडिशन, ये जितने भी जो उस समय म्यूजिक स्टेशन, जो वर्क स्टेशन होते थे ब्लाइंड के लिए, तो बेशुमार आजकल भी सॉफ्टवेयर हैं और पहले भी होते थे, लेकिन उसको ब्लाइंड एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग जो है वो तो कीबोर्ड से चलाते हैं और साइटेड जो है वो कंप्यूटर माउस से चलाते हैं। सही बात है। हमारी थोड़ी सीमाएं होती हैं कंप्यूटर पे काम करने की। तो कंप्यूटर का तो मैं खैर उस समय मास्टर हो चुका था म्यूजिक एडिटिंग वगैरह की फील्ड में। 2016 में 5 अप्रैल को मेरी शादी हुई। अच्छा। यानी लव मैरिज को मैंने अरेंज किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैरिज, लेकिन उसको मैंने अपने दोनों परिवार की सहमति से अरेंज किया, अरेंज करवाया मतलब। अच्छा। तो शादी होने के बाद भी फिर मुझे 2016 में मेरा जो है वो ऑपरेशन हुआ कैंसर का। जी। तो अब ये बीमारी जो है थी मुझे 2013-14 से थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जी जी जी। मेरी हेल्थ हाइट अच्छी थी, खाना पीना अच्छा था। 2-3 साल तो मेरी बॉडी ने उस बीमारी को वैसे ही झेल लिया। जी। सेकंड स्टेज पर जब ये बीमारी आई तब मुझे इस बात का पता चला। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है आएंगे, उस और तो आना ही है, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं हसन अली भाई के। जैसे आपने कहा कि आपने हेलन केलर ब्लाइंड स्कूल था वो। हाँ जी, प्रकाश नगर में, इंदौर में ही। हाँ, वहाँ पर आपकी पढ़ाई हो गई ना? हाँ, वहाँ पर 5वीं में मुझे एडमिशन मिला था, लेकिन मैं ज्यादा समय वहाँ रह नहीं पाया। हाँ हाँ, बाद में फिर आगे की पढ़ाई आपने प्राइवेट कॉलेज में की? प्राइवेट में, हाँ, प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भर के मैंने की। अच्छा। एक्चुअली पढ़ाई में मैं थोड़ा सा कच्चा था, मुझे इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा अच्छा। मन नहीं लगता था। मैं म्यूजिक वगैरह इन चीजों में मुझे ज्यादा दिलचस्पी होती थी। एंकरिंग करना प्रोग्राम और म्यूजिक कंपोज करना, यानी
जब मैं पहली बार प्रकाश नगर में एडमिट हुआ था स्कूल में, तो जब मुझे पहली बार हारमोनियम दिया था सारे गामा बजाने के लिए, तो मैंने उस पर गाना बजा दिया, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट था मुझे कि मैं कोई भी गाना सुन के उसको कीबोर्ड या हारमोनियम पे बजा लेता था बिना ध्यान के। अच्छा। तो हमारे सर उस समय बड़े नाराज हुए, लेकिन दूसरे दिन जब उनको समझ आई तो भाई तुम में तो ये बड़ी गजब की टैलेंट है बोलते। राज शर्मा उस समय हमारे टीचर हुआ करते थे। हाँ हाँ। लेकिन ये हमारी थोड़ी मजबूरी है कि हम आपको डायरेक्ट गाने बजाने को हारमोनियम नहीं दे सकते, तो आपको शुरुआत तो एबीसी से ही करना होगी। बाद में फिर पापा मेरे लिए कीबोर्ड लेकर आ गए थे दुबई से, तो मैं उसी पे अपनी प्रैक्टिस किया करता था गाने बजाने की। मैं बस गाना सुनता था और कीबोर्ड पे उसे प्ले कर लेता था। अच्छा। तो सुरों का ज्ञान मुझे आज भी इतना नहीं है जी। अगर मैं कोई राग रागनियों को भी पहचानता हूँ तो वो जो जिसके बारे में मुझे नॉलेज है रेडियो से सुना हुआ उसी बेस पर, यानी मैं खुद से सुन के कोई ये नहीं दावा कर सकता कि कौन से राग में। जी जी, समझ गए। हाँ, मतलब आप क्लासिकल म्यूजिक में कुछ आपने सीखे नहीं? नहीं, म्यूजिक तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सीखा। अच्छा। इसके बावजूद भी अगर आप मुझे कहेंगे कोई गाना ट्यून कंपोज करने को, तो मैं आपको कंपोज करके दे दूंगा। क्या बात है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस राग में कंपोज हुआ होगा। ये वरदान होता है किसी किसी को। ये वरदान होता है। और अभी उम्र भी नहीं रही कि हम इसको किसी गुरु से इसको सीखें, और ये एक सीमा होती है। में ये सीख लेते हैं, उसी समय ये सीख लेते हैं। सही सही सही, वाह वाह, क्या बात है। जी। देखो, एक बिना म्यूजिक को यानी म्यूजिक नहीं पढ़ा व्यक्ति भी कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हो? कीबोर्ड, हारमोनियम, मौथारगन। अच्छा। मेलोडी का ये सब बजा लेता हूँ मैं। फ्लूट भी बजाता हूँ। अच्छा। लेकिन इतना अच्छे से नहीं बजा पाता। वो फ्लूट इस तरह के होते हैं जो मेले ठेलों में मिलते हैं। 20 रुपए वाले फ्लूट हम लाते हैं और बजाते थे। या आपको शौक कैसे लग गया हसन अली भाई म्यूजिक में? आप सीखे नहीं, पढ़े नहीं, तो आपको ये शौक कैसे लग गया? रेडियो सुन कर या कैसे? बचपन से ही मुझे शौक था, क्योंकि मेरे पापा खुद रेडियो मैकेनिक थे। अच्छा। तो उन्होंने एक बड़ा रेडियो बनाया था अपने हाथों से, असेंबल करके। बहुत बड़ा रेडियो होता था, उसमें 6 तरह के वॉल होते थे और उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता था। जी। चलता था तो उसको 10 मिनट तो गर्म होने में लगते थे। तो उसको मैं अक्सर सुना करता था और अपने दरवाजों जो होते थे कमरों के, जी, दरवाजों पे उसके ढोलक बजाया करता था। जी, आदत होती है बचपन में। ये बचपन में आदत होती है। तो हालांकि ये पता नहीं होता था कि ये दादरा है, कहरवा है। सही बात है, सही बात है। बजाते थे बस। हाँ। अच्छा। तो नहीं, तो फिर ये चीजें मेरे दिमाग में बैठी और बस इसी तरफ ही मेरा मन होता था। और फिल्मों का, म्यूजिक का, क्रिकेट का, बस इन चीजों का मुझे बहुत शौक होता था। अच्छा। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि 92 में मेरा 8वीं की परीक्षा का एक पेपर था। वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो मैं वो पेपर देने ही नहीं गया। अच्छा। मैं जीत गई तो मेरे मन में महसूस किया कि चलो मैं पास हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाद में मुझे वो उस विषय में फेल हुआ मैं। जी, 1 साल बर्बाद हो गया। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया भारत पाकिस्तान के मैच के चक्कर में। जी, आज मुझे पता है कि उस मैच में कितना स्कोर बना था, कितने रन बनाए थे, क्या था। मेरे जहन में वो सब चीजें दौड़ रही है। नहीं, बराबर नहीं। मेरे पापा दुबई से मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रेडियो लेकर आए थे, सोनी कंपनी का। वो डिजिटल होता था, उसमें आप डोरी वाला सिस्टम नहीं होता था घुमा के लगाने का। फोन नंबर डायल करते इसी तरह से उसमें रेडियो की फ्रीक्वेंसी डायल की जाती थी। अच्छा। तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी में स्टेशन को कैच करता था कि हम सीधा रेडियो ऑस्ट्रेलिया, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी जी, उसमें ऊपर 21,000 कुछ किलोमीटर की कोई फ्रीक्वेंसी होती थी, किलोहर्ट्ज की। तो उसपे हम लोग डायरेक्ट रेडियो ऑस्ट्रेलिया पे वो मैच सुनते थे। और जी, लोगों को इतना इंटरेस्ट होता था कि मुझे हमारे मध्य प्रदेश दृष्टि कल्याण संघ के ऑफिस में बुलाया जाता था, क्योंकि उनको भी वो कमेंट्री सुननी होती थी। अच्छा। तो इस वजह से मुझे इन चीजों में बड़ा सम्मान मिला सब लोगों से। आप टोटली ब्लाइंड हो हसन अली भाई? जी जी जी, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मेरा छोटा भाई भी बचपन से ही, जन्म से, बाई बर्थ। अच्छा, आपका छोटा भाई भी ब्लाइंड है? जी जी जी। अच्छा, वो क्या करते हैं? म्यूजिक। अच्छा।
उनकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई सब? नहीं, वो भी उन्होंने कोई ज्यादा खास पढ़ाई नहीं की। वो एक्चुअली हमारे जो मजहब की चीजें होती हैं, वो हमारे घर के सामने एक स्कूल है, वहाँ पे वो जॉब करते हैं और उनको कीबोर्ड पर वो सिखाते हैं बस। अच्छा अच्छा। जी। आपको बचपन में क्योंकि आप तो सामान्य जो कहते हैं कि एक ऐसी गरीबी में आपने जन्म लिया, लेकिन आप बाद में फिर दुबई चले जाने के बाद थोड़ी आपकी कंडीशन ठीक रही। आपको पढ़ाई के लिए या फिर बाकी बातों के लिए कुछ ऐसा संघर्ष करना पड़ा जो इकोनॉमिकली, जिसका हम पूछ रहे हैं आपको? नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं थी। प्रकाश से मुझे 90s में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वो मैं बस मेरी किस्मत में शायद पढ़ाई इतने से थी नहीं अच्छे से। वहाँ मैं बीमार पड़ा, मुझे टाइफाइड हुआ और अच्छा इलाज में, तो इस वजह से मैं 6 महीने की परीक्षा दे नहीं पाया। तो मेरा नाम जो है वो स्कूल से काट दिया गया। अच्छा। 2 साल के बाद मैंने मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कल्याण संघ ज्वाइन किया। तो वहाँ पढ़ाई की और पढ़ाई में एक्चुअली मेरा मन ही नहीं लगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ओपन स्कूल से, मध्य प्रदेश के ओपन प्राइवेट स्कूल से 10वीं का फॉर्म भरा और 3 साल में वो भी पास नहीं कर पाया। अच्छा। बाद में फिर मैंने सोच लिया भाई ये पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं है। तो 96 में फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू कर लिया और 99 में जब मेरे पास कंप्यूटर आया तो 2002 के बाद तो फिर मैंने बस ये एडवर्टाइज बनाना और सीडीज रिकॉर्डिंग और मोबाइल डाउनलोड करना और ये सब चीजें मैंने शुरू कर दी थी। अच्छा, आप म्यूजिक से ही जुड़े रहे, कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि नहीं अपने नौकरी के लिए, जॉब के लिए भी कुछ प्रयास करने चाहिए? मैं रेडियो जॉकी बनना चाहता था, लेकिन मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं था, इस वजह से मैंने ट्राई नहीं की। और मैंने इसलिए भी ये चीज नहीं सोची कि जाहिर है जॉब के लिए तो हमें जो है वो हमारे पास डिग्री होना चाहिए, और हम 10वीं पास नहीं कर पाए तो डिग्री कहाँ से लाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर का भी मास्टर होते हुए मेरे पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है। डिप्लोमा मुझे तभी मिलता अगर मेरी 10वीं 12वीं हो जाती। जी। हमारे कई दोस्त आज भी बोलते हैं कि भाई आप प्राइवेट फॉर्म भरो, 12वीं कर लो, 10वीं। मैंने कहा भाई अब इस उम्र में करके क्या करना मुझे, अब मेरी हालत वो नहीं रही जो पहले थी। तो ये कंप्यूटर आपको किसी ने सिखाया या खुद ही सीख गए? ये मेरा एक दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे बेसिक बता दिया था बस। हाँ। कंप्यूटर इस तरह से काम करता है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बोलता है। बस उसके बाद से तो बाकी सब कुछ मैंने खुद से ही सीखा है। क्या बात है। इसलिए कि मैं किसी भी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल से लेके हर चीज अपनी कर लेता हूँ, और ये मोबाइल की भी है। अच्छा जी। नहीं, ये होता है किसी में। लेकिन फिर भी मैं लगभग 6 भाषाएं बोल लेता हूँ। क्या बात है। उर्दू, पंजाबी, गुजराती और अंग्रेजी। अच्छा। जी। अरे वाह, बढ़िया। अच्छा, आपको कौन सी शौक है, जैसे म्यूजिक के अलावा? क्रिकेट हो गया और खाने का बहुत शौक है भाई मुझे। जी, खाने का बहुत शौक है मुझे। अच्छी। अच्छा। हाँ। तो वो हम जब राजगढ़ में होते थे, जब मैंने अपनी दुकान शुरू कर ली थी, तो हम 8 दिन 15 दिन में स्पेशल इंदौर आते थे केवल खाना खाने के लिए। अच्छा। इतनी महंगाई नहीं होती थी और मैं नॉनवेज ज्यादा पसंद करता था, तो करता हूँ अभी भी। तो नॉनवेज खाने के लिए हम इंदौर आते थे, क्योंकि राजगढ़ में इतनी फैसिलिटीज होती नहीं थी जी। आप घर पे लाके बना के खा सकते थे। तो हम इंदौर आते थे तंदूरी चिकन वगैरह ये सब खाने के लिए। नहीं, वो 8 दिन बस ये हमारा फिक्स होता था कि इंदौर जा रहे हैं खाना खाने, पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे और आ जाएंगे। और पिक्चर भी देखने का मुझे बहुत शौक था। बचपन में मैं अपनी मम्मी के साथ टॉकीज में, मेलों में पिक्चर देखने सुनने भी जाया करता था। अच्छा। मैं फिल्मों का मुझे बहुत शौक हुआ करता था। फिल्मों के डायलॉग के ऑडियो कैसेट भी मैंने बहुत खरीदे थे बचपन में। अच्छा। 7-7 रुपए 8-8 रुपए के कैसेट आया करते थे। जी। हमको खर्चा मिलता था तो उसके कैसेट ही लाया करता था। कौन से सिंगर को फॉलो करते हो हसन अली भाई, खास करके आप? मैं ऐसे किसी भी सिंगर को फॉलो नहीं करता, अपनी आवाज में ही नेचुरल गाना पसंद करता हूँ और सभी की आवाज के गाने गाता हूँ, सभी कलाकारों के। पसंद करता हूँ मैं रफी साहब, तलत महमूद, कुमार, और गजलों में मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया। गजल आपकी आवाज में बहुत अच्छी लगती है। मेरा मोस्ट फेवरेट सिंगर तलत महमूद साहब है। अच्छा। बहुत पसंद करता हूँ। क्या बात है। पहले कैसेट का जमाना था
पहले गए, पहले तो एलपी रिकॉर्ड का जमाना था। जी। मेरे पास मेरे दादाजी के जमाने का चाबी से चलने वाला एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड पड़ा है आज भी चालू हालत में। अच्छा। तो उससे भी मैंने कई ग्रामोफोन रिकॉर्ड, लगभग मेरे पास आज 3000 के आसपास ग्रामोफोन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। कंप्यूटर तो मैंने ये काम बहुत किया है, कैसेटों को, रिकॉर्ड्स को, इनको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर करके और डाटा को डिजिटलाइज करना। तो फिर 2016 के बाद तो यूट्यूब वगैरह आने के बाद से थोड़ा ये काम मेरा कम हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर चीजें वैसे ही मिल जाती है हमें नेट पर। अच्छा अच्छा। तो ये जरूर है कि वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती जो हम क्वालिटी देते थे। जी जी जी। तजुर्बे से मुझे ये पूछना है हसन अली जी कि जैसे आप ज्यादातर ब्लाइंड स्कूल में पढ़े नहीं, बाद में फिर आपने प्राइवेट कॉलेज में जाके सब पढ़ाई की, तो ये अपने नेत्रहीन समाज से आपका संपर्क कैसे है और फिर धीरे धीरे? ये व्हाट्सएप के बाद ही मेरा कांटेक्ट हो पाया जी। पहले मेरे वही खास दोस्त हुआ करते थे जो प्रकाश नगर या किला मैदान MPW मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कल्याण संघ के हमारे साथी हुआ करते थे। अच्छा। वो भी बहुत कम, क्योंकि वो राजगढ़ आने के बाद तो फिर उस समय मोबाइल कम्युनिकेशन का कोई रास्ता तो होता नहीं था जी। ब्रेल में इतना कमजोर था कि लिखने में मुझे, एक खत लिखने में मुझे घंटों लग जाते थे जी जी। तो मैंने कभी पत्र व्यवहार वाला मामला नहीं किया किसी से भी। अच्छा। और पढ़ने में भी मेरी स्पीड कम ही होती थी, नहीं पढ़ पाता था अच्छे से। वगैरह पढ़ने में मुझे घंटों लगते थे। तो मैं तो कोई भी अगर जैसे हमारे एक रिकॉर्डिंग के लिए भी कोई आता था कस्टमर, वॉकमैन से उनके गानों की लिस्ट रिकॉर्ड किया करता था। ब्रेल में पहले लिखता था, लेकिन फिर वो वॉकमैन में आ गई मेरे पास रिकॉर्डिंग वाली, तो मैं फिर उससे उसको किया करता था। अच्छा। पूरी तरह से छोड़ ही दी थी। अच्छा अच्छा। खास करके आपने जो स्टेज शो होते हैं उसको ज्यादा महत्व दिया? जी जी जी, स्टेज शो ज्यादा, और मेरे ज्यादातर दोस्त भी साइटेड ही हैं। अच्छा। साइटेडों की दुनिया में ही मैं रहा हूँ, उनके साथ ही घुमा हूँ, उनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। शोज भी मेरे जो होते हैं वो साइटेडों के साथ ही होते हैं, और साइटेडों के प्रोग्रामों में ही होते हैं। जी जी जी। लाइव प्रोग्रामों में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा अच्छा जी जी। अब बात करते हैं, देखो आप एक बहुत बड़े बीमारी से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। आपने जैसे बताया कि 2013-14 से ये कैंसर ने आपको लपेटा है। जी जी। ये कैसे आपके ध्यान में नहीं आया, कैसे, क्या हो गया ये, यानी आपको? ये हमारे खानदान की जेनेटिक प्रॉब्लम है। अच्छा। दादी से लेके हमारे वालिद और हमारे दोनों चाचा, हमारे फूफी, फूफियाँ, हमारी फूफी की एक लड़की, जी जी, वर्तमान में हमारे अंकल का एक लड़का जो दुबई में, वो भी प्रॉब्लम से है। अच्छा। ये प्रॉब्लम मुझे हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे ब्लीडिंग वगैरह होती थी तो मैं उसको समझ के इग्नोर कर दी। जी जी। अच्छा। बाद में जब मामला थोड़ा बढ़ा 2015, तो मैंने जो है उसका थोड़ा इलाज करवाया, मतलब फाइल्स का इलाज चढ़वाया, और जब मेरा खून वगैरह कम होने लग गया, ये जब मैं उम्रा करके आया, सऊदी अरब जाके आया, हज जो हमारा उम्रा होता है, बहुत बड़ी रस्म होती है इस्लामिक, वो करके आया। उसके बाद फिर जब मैं करबला शरीफ से आया, तब उसके बाद जाके फिर मैं बहुत बीमार पड़ा, और लगातार मेरा खून कम होता गया, वजन कम होता गया। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। मुझे ये आभास नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं जो है वो ये फाइल्स की बीमारी का इलाज कराता रहा, आयुर्वेदिक इलाज ज्यादा लिया मैंने फाइल्स के। जाहिर है नॉनवेज खाता था, और दुबई जब मैं गया था 2004 में, उस समय गर्मी का माहौल था, और मैंने वहाँ फिश वगैरह कुछ ज्यादा ही खाई थी। फाइल्स की प्रॉब्लम तो मुझे हो ही गई थी। तो उसी चक्कर में मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया, और बाद में जब मेरा ब्लड लेवल 4.5 पॉइंट पर आया, और मेरे हालात ऐसे हो गए कि बस आज जाऊं कल जाऊं, तो फिर मैं जो है वो सीधा डॉक्टर से कंसल्ट किया, और मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, और उनको कहा कि भाई आप सीधा मेरा कैंसर का ही टेस्ट करो। अच्छा। ना मुझे यही प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने जब मेरा कोलोनोस्कोपी किया, तो वहां पर वो बीमारी पकड़ में आ गई कि मुझे बड़ी आंतों का कैंसर है। अच्छा। और फिर उन्होंने सीटी स्कैन किया कि भाई ये प्रॉब्लम आपको और तो कहीं नहीं है। वो अल्लाह का करम था कि प्रॉब्लम ज्यादा फैली नहीं थी, और सेकंड स्टेज पर थी।
अच्छा। लेकिन ऑपरेशन करना जरूरी था, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज पर होती तो वो लेजर से या कीमो से वो हो जाती। अब जब मेरा ऑपरेशन हो गया, ये 25 दिसंबर को, 16 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं कीमो का एक इंजेक्शन लूं। अच्छा। तो मैंने मेरे पापा को देख रखा था, उन्होंने 17 कीमो लिए थे, लेकिन बहुत उनको तकलीफ होती थी, वो तड़प जाते थे। तो इससे मुझे थोड़ा सा डर लगा कि यार कीमो में मुझे नहीं लेना। ये सोच के मैंने कीमो नहीं लिया, और 2019 में फिर मेरा एक और ऑपरेशन हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर लगातार मैं जो है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, और अभी तक 17 कीमो और 8 रेडिएशन करवा चुका हूँ। अरे बाप रे। अभी भी ये दिक्कतें चली रही है। ये सुनकर तो ऐसे बिल्कुल दिल कांप उठता है हसन अली जी। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, क्या करोगे। हाँ, लेकिन देखो कि नहीं नहीं, हम सबकी दुआ है आपको इससे मुक्ति मिले, हम भी सब प्रार्थना करते हैं। 4 से 5 बार ना ऐसा मौका आया है कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो ईश्वर ना करे। हम सब दुआ करते हैं आपके लिए, बिल्कुल सुरबार एक परिवार की सबकी दुआ है कि आप। हाँ, वो आप सबकी दुआओं की वजह से ही अभी तक अल्लाह ने मुझे सलामत रखा है। लेकिन इम्तिहान है, जाहिर है कि आपने जो है वो आपको जो लिखा है वो तो आपको भोगना है। यस यस यस। मुझे ये बताइए हसन अली जी, क्या इसके लक्षण क्या होते हैं, ताकि हमको पता चले। हम इग्नोर करते हैं पहले पहले, क्या इसका होता है कि हम मालूम हो सकता है। इसके मेन लक्षण जो होते हैं ना, वो सही ये होते हैं कि आप जैसे कहीं बैठे हुए हैं और एकदम से आप खड़े होते हैं, अगर आपको चक्कर आता है, हल्का सा भी चक्कर आता है, यानी सिर में एक भिन्नाटी आती है, या एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी तरह से ध्यान आप अभी कभी खड़े हो और गिर जाओगे। अच्छा। अगर आपको हल्का भी चक्कर आने लग जाए और लगातार होता रहे, तो आप समझ जाए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जी। भूख कम हो जाती है। और आप अगर खाते हैं तो जो वो लगता नहीं है शरीर को, यानी आपने जैसे ही खाना खाया तो आधे से 1 घंटे में आप जो है वो आपको टॉयलेट का रुख करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली हम खाते हैं, दिन भर खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, सब करते हैं, और दूसरे दिन सुबह सुबह फ्रेश होते हैं। ये अमूमन हर आदमी का दिनचर्या होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जब आपको होगी, ये इस चीज पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा कि आपने जैसे ही कुछ खाया जी, तो आपको आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही इसकी तलब महसूस हो जाएगी, और आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको लगातार पानी की प्यास लगेगी, और आपको हर बार उठने बैठने में चक्कर आएंगे जी, थकान महसूस होगी, सांस फूलेगी सीढ़ियां चढ़ने में, खून कम होने लग जाए और वेट कम होने लग जाए जी, तब तो फिर आप समझ लें कि सीरियस कंडीशन है। अच्छा अच्छा। फिर आपकी प्रॉब्लम सेकंड स्टेज के आसपास आ गई है। हाँ हाँ हाँ। और दवाइयां ज्यादा असर ना करें, और जब खाने के बाद आप कुछ भी खाओ और आपको उक्का आने लग जाए या उल्टी जैसा होने लगे, तब तो फिर आप सीधा सीधा अस्पताल में जाके एडमिट हो जाओ। अच्छा अच्छा। क्योंकि फिर अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आप इससे बच नहीं सकते। इसका इलाज फर्स्ट स्टेज पर ही होना ठीक होता है। इसका इलाज तो वैसे आप चौथे स्टेज पर भी हो जाता है, लेकिन फिर आपको संघर्ष करना पड़ता है। अल्टीमेटली फिर आपको जाना ही पड़ता है जी। अब आप देखें कि मेरा प्रॉब्लम जो है वो सेकंड स्टेज पर पकड़ में आई, उसके कारण से 2013 से लेके 2022 यानी लगभग 10 साल हो गए मुझे इस प्रॉब्लम से जूझते हुए जी। अगर ये प्रॉब्लम मेरी तीसरे या चौथे स्टेज पर होती तो अब शायद अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता जी जी। फर्स्ट स्टेज पर होती तो मुझे और लंबी जिंदगी मिल जाती जी। सही बात है। और अगर मैंने वो एक इंजेक्शन शायद डॉक्टरों की सलाह पे कीमो ले लिया होता तो ये आज मुझे ये संघर्ष भी नहीं करना पड़ता जी जी। अच्छा। लेकिन बस वो बात वही है कि कभी कुछ अपने लिए हुए फैसले और कुछ वाले का इम्तिहान, ये सब चीजें वो हो जाती है, मैटर कर जाती है। नहीं, ये तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे अपने शरीर में कैंसर जो बीमारी होती है ना, उसकी पेशियां ऐसे ओरिजिनल तो बचपन से ही होती है, ऐसा भी मैंने सुना है।
थोड़ी बहुत, क्योंकि हर बीमारी, ये कोशिकाएं होती हैं, जी, सेल होते हैं। हाँ, ये तो आप जैसे अब डायबिटीज के लोग कहते हैं कि किसी को डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज होती नहीं है। तो हर हम्म, बंदे के शरीर में शक्कर होती है, शुगर हम्म, होती है। लेकिन डायबिटीज की बीमारी की शक्ल वो तब इख्तियार करती है कि किसी की डायबिटीज एकदम से कम हो जाए या एकदम से ज्यादा हो जाए और लगातार होती रहे जी, और बिना दवाइयों के वो कंट्रोल ना हो, तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह से ये कैंसर हुई, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारी होती है। जी, बराबर, स्किन की भी हो सकती है, जबड़े की भी हो सकती है, हाँ, फेफड़ों की भी हो सकती है, खाने की नली की हो सकती है, जी, दांतों को ब्रेस की हो सकती है, यस, यस, खून की भी हो सकती है, यानी आपके खून में भी कैंसर हो सकता हो है। सकता है। यानी ये बहुत मतलब इस तरह की बीमारी है कि इससे कोई पार नहीं पा सकता। ये बीमारी होती है तब नई कोशिकाएं तैयार नहीं होती है, नई कोशिकाएं तैयार नहीं होती है, जो हमारी अच्छी कोशिकाएं हैं उसको भी ये खत्म करता खत्म जाता कर देती है। जी, लड़ने की जो शक्ति है वो कोशिकाएं खत्म कर देती है पूरा। है। और ये मेल और फीमेल दो शक्लों में होती है। जी, जी, मेल अच्छा, वाली बीमारी है तो फिर वो आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको ये हम्म, प्रॉब्लम होगी, और मेल वाली बीमारी है तो वो थोड़ा आराम आराम से। अब बंदों का तो होता है ना, मेल तो बिल्कुल आराम वाला बंदा होता है, जी, इसी तरह का इसका भी लबो लहजा होता है। अच्छा, अब अच्छा, फीमेल जो होती है वो तो बेचारी काम करती ही रहती है 24 घंटे। फीमेल बीमारी अगर होती है तो आप जल्दी उसके लपेटे में आते हैं। नहीं, आपको सुनकर तो हमारा दिल बहुत ये ऐसे ही नहीं रोमांच खड़ा हो जाता है, लेकिन हम, इसके ट्यूमर होते हैं, ये जी, दिल जी, लिवर का भी होता है, हड्डियों का भी होता है, यानी शरीर के हर चीज का कैंसर होता है। जी, सही बात है। टांगों का भी होता है। गर्भाशय ये वो सब अलग अलग, हर चीज का। बहुत सारे होते हैं। ये अंदर का मामला है, बाहर हाँ, बाहर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं होता है, हाँ, ये है कि वैज्ञानिकों ने कीमो है, रेडियो है, थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। ये जब हमारी दादी को हुआ था उस समय तो इस तरह की 70s में 80s में इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी। अच्छा, हमारे नाना जी को ब्लड कैंसर हुआ था, लेकिन वो 6 महीने भी नहीं रह पाए और एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो अच्छा, इलाज ही नहीं था ना इसका इस तरह से। बराबर, सही बात है, हाँ, हाँ, ये तो 91 में इसके ऑपरेशन वगैरह होने शुरू हो गए, और 99 के बाद इसके कीमो, और फिर बाद में 2006 के बाद इसके रेडिएशन वगैरह शुरू हो गए। जी, पहले तो इलाज भी नहीं था। पहले तो इलाज भी नहीं था। पहले जब यानी अंग्रेजों के जमाने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो बस आप उसके बचने की कोई चांस ही नहीं। चांस ही नहीं थे, हाँ, सही बात है। और ये कई कारण होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, धूम्रपान और तंबाकू वगैरह, शराब पीना, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी, जरूरत से ज्यादा नॉनवेज खाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, 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 घर वालों को थोड़ा नॉनवेज का परहेज करना पड़ता है। अच्छा, मटन का परहेज तो करना ही पड़ता है। अच्छा, अच्छा, और उसके बाद फिर ये जो सूरज की रोशनी होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अधिक गर्मी में अगर आप अपने को रखते हैं आसपास तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अच्छा जी। और अगर आप न्यूक्लियर उसमें एनर्जी में काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम यकीनन होगी, क्योंकि उसके और ये प्रॉब्लम आपको कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इनसे भी हो सकती है। ये सही बात है। वाली रेडियो तरंगे भी ये प्रॉब्लम आपको दे सकती है। किस चीज से बचे यार? किस चीज से बचेंगे भाई? हाँ, है कि नहीं? दौर तो वैसे ही मिलावटी है, आप बच नहीं सकते। बस बस, नहीं बात। आजकल हर चीज, यहाँ तक कि आजकल दूध भी जो आता है वो जानवरों को इंजेक्शन वगैरह लगा के जो दूध ज्यादा निकालते हैं जी, दूध भी कैंसर वालों के लिए बहुत हानिकारक होता है वो। नहीं, बात सही है, क्या करेंगे। नहीं, लेकिन आप बहुत संघर्ष कर रहे हो, इस बीमारी से लड़ रहे हो, तो ये जज्बा मानना पड़ेगा आपको। और हम सब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप इससे मुक्त हो जाए। अब अपन तो ऐसे इतने अमीर आदमी नहीं है कि युवराज सिंह जैसे, और वो कौन उसका नाम, वो जाकर उधर जाके करोड़ों खर्च करके आए। बात यह है कि अमेरिका भी मेरे जाने की बात चल रही थी। जब अभी रिसेंटली मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी जी, जब रमजान महीने में जब अपना आखिरी रेडिएशन लिया उसके बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं 4 महीने तक तो मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं। अच्छा, लिक्विड पर था मेरा, इन्हीं सार ड्राई फ्रूट का लिक्विड और
ग्लूकोज के साथ में एक दूध का डब्बा वो मुझे चढ़ाना होता था, तो उससे बहुत मुश्किल से मैं जो है वो पार पाया हूँ, क्योंकि मेरी आंतों में सूजन आ गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज खा नहीं पा रहा था। जैसे ही कुछ खाता, मुझे उल्टी हो जाती थी। अभी ये कंट्रोल में है? हाँ, अभी तो ये कंट्रोल में है। रेडिएशन ने वो प्रॉब्लम तो मेरी हल कर दी थी। रेडिएशन, कीमो की ये दवाइयाँ जो होती है ना, ये आपके लीवर और किडनी को इफेक्ट करती है। अच्छा। तो नुकसान ये हुआ कि मेरी 25% किडनी और 32% लीवर डैमेज हुआ। अच्छा जी। इलाज भी मुझे अलग से लेना पड़ा। चारों तरफ से बंदा जो इसमें मुसीबत आ सकता है। और आप जो कह रहे हैं कि इससे आप मुक्त हो जाएं, तो इससे भगवान अल्लाह ही मुक्त कर सकता है, बाकी इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती। सही बात है, सही बात है। इससे ही जाना है। तो इसका अभी रोजाना इलाज करना पड़ता है कि रोजाना दवा शुरू है इसकी कुछ? हाँ, दवाइयाँ तो लेनी पड़ती है। पहले तो मुझे कीमो के इंजेक्शन भी लगते थे, लेकिन अभी हालात मेरे अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली में 3 बॉटल मैंने खून लिया है और हल्का फुल्का अभी खाना शुरू किया है दलिया। उस वजह से अभी ये हालात नहीं है, लेकिन आने वाले 4-6 महीने के बाद फिर से मुझे वो इंजेक्शन वगैरह शुरू करने पड़ेंगे। अच्छा। लंबा जीवन जीना है तो। जी बिल्कुल, लंबे जियोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हिम्मत ना हारो हसन अली जी। हिम्मत तो मैंने नहीं हारी, इसी वजह से अभी सलामत भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब हम दुआ भी करते हैं। और ऐसी कौन सी आपकी कुछ इच्छा, जैसे मैंने ये करना था यार, कि मुझे ये करना था लेकिन नहीं हो सका, ऐसा कुछ? बहुत सी चीजें हैं ऐसी, जैसे मैंने कश्मीर घूमना था, आज तक नहीं घूम पाया। मुझे रेडियो जॉकी बनना था, वो नहीं बन पाया, लेकिन उसके अरमान में यूट्यूब पे पूरे कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम। अच्छा। उसके बाद बस इच्छा है मेरी कि इजराइल वगैरह के जाके जो हमारे पैगंबर है उनकी ज़ियारत कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा उम्रा हो चुका है, मेरी करबला हो चुकी है, तो इस्लाम के ज्यादातर मैंने जो ज़ियारतें हमारी होती हैं वो तो मैंने फराइज भा लिए हैं। अगर मैं जाता भी हूँ तो सुकून होगा मुझे। नहीं बिल्कुल, ये आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, हम भी चाहते हैं, और लंबी जिंदगी मिले आपको। संघर्ष इच्छा तो ये है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले, तो कम निकले। हाँ, संतुष्टि कभी नहीं होती आपकी। ये तो बात सही है। पूरी हो जाएगी तो कोई ना कोई नई इच्छा हाँ, वो तो है। हो जाएगी। अभी आपकी उम्र क्या है हसन अली जी? मेरी 46। अच्छा जी। बहुत जल्दी आपको ये कैंसर ने जकड़ लिया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जल्दी, यानी 33 की एज में लगभग। अरे ये तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना, फैमिली भी पूरा ये हो जाता है, क्या करें, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा कोई नशा करने का भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं कोई नशे का मैं शौकीन नहीं रहा हूँ। कोई भी चीज कभी मैंने सेवन नहीं की। एक बार मैंने गलती से आधे पाउच की जगह मैंने जर्दा वाली पाउच खा ली, और उससे मुझे इतने 1 घंटे तक मुझे हिचकियाँ आती रही, तो वो इम्प्रेशन इतना गलत हुआ कि मैंने कभी उसकी तरफ बाद में मुड़ देखा। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखो, इंसान आता है, जाने के लिए ही आता है, बस ये है कि इसका ताल्लुक नशे से है जरूर। ये जरूरी नहीं कि नशे की वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, सही बात है। ये तो शराब, ऐसे तो कितने लोग हैं शराब पीकर ऐसे सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो अजन्मे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रॉब्लम। हाँ हाँ। तो वो बेचारा कहाँ नशा करता है। सही बात है। हाँ, कल का बच्चा कहाँ नशा करेगा? नहीं, तो ये तो किसी को भी हो सकती है। हो सकती है। जी जी। हाँ, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो आप पे का खतरा ज्यादा है, ज्यादा चांसेस है, ज्यादा चांसेस है। लेकिन हमारे मौसा जी थे, 95 साल तक जिए, और दिन में कम से कम 15 से 20 बार तंबाकू खाते थे, लेकिन कैंसर से नहीं मरे। जी। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जी, सही बात है। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा नहीं लगता ये सब सुनकर, लेकिन क्या करें, अब जो है उसको सहना है, आगे जाना है। नहीं तो है वो। नहीं, हो जाएगा सब ठीक, ऐसी कोई बात नहीं, धीरे धीरे उससे भी। बस सबकी दुआएं हैं। जी बिल्कुल।
मेरे लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे जितनी दुआएं मांगी जाती है, जी और सब ऐसे बंदे होंगे हिंदुस्तान में कि जिनको पाकिस्तान में भी जिनके लिए उतनी शिद्दत से दुआएं मांगी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो जब आपसे कांटेक्ट हुआ तो बहुत सारी बातें हम दोनों की हो चुकी है इसके ऊपर, जी जी जी। है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल सब भाई भाई है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो बनी बात है। हाँ जी। और हम तो बस इसी इसी नजरिए से हमारा, क्योंकि हम तो म्यूजिकल बंदे हैं, और म्यूजिक की कोई सीमाएं, कोई सरहदें नहीं होती। नहीं नहीं, कोई सीमाएं नहीं होती। दूसरा ये कि मैं अगर कुछ दिन में अगर ना हूँ तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ। हम्म। तो जब मैं ठीक रहता हूँ तो मुझे ज्यादा नहीं तो हफ्ते भर में एक बार तो वो ग्रुप देखना ही पड़ता है, अपने वॉइस नोट तो देना ही पड़ता है। जी, आपके तबीयत के वजह से आप, वो हमको पता है, ग्रुप पर आते नहीं, कभी पूछते हैं लोग, अरे ये वो ट्रैक बनाने वाले ये नहीं, सब आते नहीं। भाई बात यह है कि जब आपकी बॉडी है, जब आपके मन में शांति ना हो, दर्द से पीड़ित हो, तो आप कैसे ये काम करेंगे? नहीं कर सकते। टाइम पास करने के लिए फिर भी मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम पे बहुत काम किया, बिस्तर पे सोए सोए भी। अच्छा। टेलीग्राम पे मैंने बेशुमार कलेक्शन अपने चैनल बनाए हैं, यूट्यूब पे बनाए हैं। व्हाट्सएप पर नहीं मन करता था, क्योंकि मैं एक समय तो ऐसा आया था कि मैं मोबाइल नहीं उठा पाता था, क्योंकि मैं जैसे ही मोबाइल हाथ में लेता था मेरे हाथ कांपते थे। अच्छा। वो हालात भी मैंने देखे। एक बात हो गई थी, देखो मैंने आपको कहा था कि जो स्टार मेकर का जो पूरा नॉलेज मिले सभी को, और जो कराओ के बारे में है ना, वो एक अपनी कुछ झूम मीटिंग का ये रखना है आपके समय, आपकी तबीयत को देखते हुए। मैंने बाद में आपको पूछा नहीं। वो करेंगे इंशाल्लाह, कभी न कभी ये काम भी। हाँ, आपकी तबीयत अगर थोड़ी अच्छी हो जाए तो। ऑफलाइन ऐप भी जो होते हैं, सिम्प्ले और ब्लॉग, उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन नहीं गाना पसंद करते, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन गाना पसंद करते। जी, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और जी जी, ये मार्गदर्शन बहुत जरूरी है सबके लिए। हाँ, जल्दी ही मैं यूट्यूब पर दोबारा से अपने ट्यूटोरियल शुरू करूंगा। क्योंकि इतना मुझे आता है जितना मैं अगर सिखा सकूं, क्योंकि सीखने से हमारा ज्ञान और बढ़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती। जी। सूर बहार को फॉलो कर पाते हो या नहीं? करता हूँ, लेकिन बहुत कम। अच्छा अच्छा। जितना कर पाता हूँ उस पर फीडबैक दे देता हूँ। जी जी। कैसा लगता है ग्रुप आपको, आसना जी? और सुबह सुबह जो ये जो मॉर्निंग वो ऑल इंडिया रेडियो की ट्यून आती है और वंदे मातरम वगैरह, वो दिल को सुकून देता है। जी बिल्कुल। वो हमें बचपन में ले जाता है, जवानी में ले जाता है, जब हम ये रेडियो पे सुनते थे। जी जी। आज तो वैसे मोबाइल में ही सारे रेडियो अवेलेबल है, लेकिन अब हम नहीं सुन पाते, अपने स्टेशन भी नहीं सुन पाते। सही बात है। लेकिन वो सुबह कई बार देख लेते हैं, नजर पड़ जाती है तो ग्रुप खुल जाता है। जी जी बिल्कुल। तो फिर हो जाता है इधर उधर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे बाकी लोगों के लिए, क्या संदेश देना है आपको, बताओ हसन अली जी। बस यही कि जिंदगी में टेंशन ना रखो, खुश रहो, और जिसके पास जो कला है उसको समझो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, नया करने की बजाय। क्योंकि भगवान ने, मालिक ने हर बंदे के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट दिया होता है, बस शर्त है कि आप उसे पहचानो। जी सही बात है। आपने उसे पहचान लिया तो आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। सही बात। बाकी खुश रहो और अच्छे से बिना टेंशन के जिंदगी को जिए और एंजॉय करते रहे लाइफ को। यस दिल्ली का नाम है। देखो, आपके साथ इतना टेंशन है, आपके साथ ये सब चल रहा है, इतना संघर्ष हो रहा है, आप लड़ रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो। देखो, हम कुछ मिलाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने आप से भी लड़ना पड़ता है जिंदगी में यार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपके बातों से बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप मतलब क्या है कि दूसरों को बताने से भी कुछ ये नहीं होता है, ये भी बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी जज्बा जो आपका है ना, उसको सलाम है। बात विलास भाई कि अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो उसे शेयर करो।
जी। आप अपने मन में रखेंगे तो आप घुटन के साथ जिएंगे। टेंशन रहेगा। क्या से आप कभी पार नहीं पा सकते। नहीं। मैं ये प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे घर वाले तो इससे बड़े खिलाफ थे। जब मैंने ये हम्म कैंसर की बात अपने डॉक्टरों से बताई तो हमारे घर वाले तो इसके वो हो गए थे कि ये क्या बोल रहा है, बोले इस तरह की प्रॉब्लम तो इसको है ही नहीं। मैंने कहा मैं जो चीज महसूस कर रहा हूँ जाहिर वो तो बताऊंगा। बराबर। वो पूरी हिस्ट्री बताई मेरे अंकल के बारे में, सबके बारे में, तो बोल फिर उन्होंने कहा कि आपने इन लोगों को क्यों। मैंने कहा भाई वो सब इसी प्रॉब्लम से गए हैं, अगर मुझे ये प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर उस तरीके से उसकी जांच करेगा ना, करेगा। हाँ, कहने की क्या जरूरत है। सही बात है। हाँ, कई लोग छुपाते हैं, कई लोग छुपाने से वो तो बहुत बेकार काम हो जाएगा, छुपाएंगे तो काम हो जाता है। और उसका एक नुकसान ये है कि कल को आपकी प्रॉब्लम, ये जाहिर है मेरी रिपोर्ट में ये आया है कि तो अगर मेरी औलाद होती है तो ये प्रॉब्लम उसे भी होगी। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं। बराबर है। तो बहुत अच्छा लगा हसन अली जी आपसे बात करके। जी जी, और आप रिकॉर्ड आपके माध्यम से देना चाहूंगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जिस बंदे को जो भी कराओके चाहिए जी, वो मुझसे राब्ता कर सकता है। सुरबार में मेरा नंबर ऑलरेडी है जी, तो वो लेके आपसे भी वो राब्ता करके बता सकता है, मुझे बता सकते हो। और यहाँ तक कि मैं तो मेल और फीमेल वॉइस के साथ भी उसको वो ट्रैक बना के दे सकता हूँ। अगर किसी के अरमान है कि भाई हमें तो लता माँ के साथ गाना है, आशा माँ के साथ गाना है, तो गाना भाई क्या दिक्कत है, आप अपनी गा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। उन्होंने गा दिए, हालांकि कुछ लोग इसे गलत भी मानते हैं, इसे गलत नहीं मानता क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। जब गानों की रिमिक्स बन सकते हैं, ऊट पटांग म्यूजिक डल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं इसको इतना गलत नहीं मानता, लेकिन जो इसको गलत मानते हैं वो भी मेरे लिए सम्माननीय है, जी, जी, मानते हैं वो भी मेरे लिए आदरणीय है। जी, बिल्कुल। बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कम से कम आप अपने दिल के सपने तो पूरे कर लो। सही बात है, सही बात है। हाँ, फिर ये ख्वाहिश न रह जाए कि अरे लता जी के साथ मैंने नहीं गाया। साथ मैंने नहीं गाया। सुनाना कितनों को है, 1000, 2000, 500 लोगों को सुनाना। अब सुविधा है तो फिर उसका क्या उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। ये बात सही जरूर है कि हम उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन गाने में क्या बुराई है। सही बात है, सही बात है। अगर हम ये सोचेंगे तो फिर तो हमें कराओके पर किसी सिंगर का गाना ही नहीं गाना चाहिए। हाँ, वो तो बात सही। तब तक तो हम वैसे भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन हम अगर वो गाते हैं तो ये भी गा सकते हैं। जी, जी, जी। वैसे तो उनका ओरिजिनल गाना गाने का अधिकार तो उन्होंने हमको दिया नहीं है। और हमने किसी को पूछा भी नहीं है, तो ये सब हमने किसी को पूछा भी नहीं है, उन्होंने दिया भी नहीं है। लेकिन जब वो है, जब दुनिया कर रही है तो हम क्यों नहीं करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गाने बने ही उसी के लिए है ना। अधिकार उन्होंने भले ही नहीं दिया, लेकिन एतराज भी नहीं किया। गाने बने ही उसी के लिए है, गाने बने ही उसी के लिए है। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा कैसे फिर, है ना। मुझे एक बात बताया ना, आज रफी साहब, लता जी, मुकेश, किशोर कुमार जी साहब, महेंद्र कपूर साहब, जितने भी हम बड़े बड़े कलाकार इंडिया पाकिस्तान में जितने भी हैं, आज अगर ये ना होते जैसे बच्चों की तो रोजी रोटी नहीं होती। रोजी रोटी नहीं होती, सही बात है। किस बेस पर करते हैं, इन्हीं के गाने गा के करते हैं ना, चाहे हम के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल पर गाएं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कराओके म्यूजिक को पसंद नहीं करते, क्योंकि कराओके म्यूजिक आर्टिफिशियल है और उनकी रोजी रोटी इससे जाती है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। भी एक तकनीक है, ये भी एक तकनीक है। हाँ, 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 कराओके में कोई रिटेक नहीं है, साजिंदों के साथ आप सबसे गाना संभाल सकते हो अगर आप गलती कर जाते हो तो। सही बात है, सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा हसन अली जी आपसे बात करके आज। कराओके पर गाने के लिए ट्रैक पर पकड़ होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि आपको संगीत का ज्ञान कितना है और आप कितने सुरीले। हाँ, ये भी बात सही है, आवश्यक है। बस ट्रैक पे नियंत्रण अपना होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा विलास भाई आपसे बात करके। नहीं, सचमुच मुझे आपका पूरा जीवन परिचय, आपका संघर्ष जानकर हमारे श्रोताओं को भी एक नया संदेश जाएगा, है ना। मैं बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, और कुछ लोग, एक बंदा भी अगर इस पे थोड़ा बहुत भी अमल कर पाया अपनी लाइफ में तो यही सार्थक हो जाएगा बस। जी,
और फिर एक बार मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप इससे मुक्त हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइफ आपको मिले। हम सब प्रार्थना करते हैं अल्लाह से। जितनी भी लाइफ है हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत धन्यवाद हसन अली जी बात करने के लिए सुरबहार के सितारे में। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ।